और बालक कैसे हैं आप सभी? होप आप एंजॉय कर रहे होंगे, पढ़ाई आपको ठीक लग रही होगी। अब हम बोर्ड पर आ गए हैं और ज़्यादा क्लियरिटी आ गई है, क्लास का फील आ गया है। ठीक है, गॉस थ्योरम हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके थे। ठीक है, अब हम उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक, पहला न्यूमेरिकल ये रहा आपके सामने। मैं न्यूमेरिकल पढ़ता हूँ, आप इसको स्टडी कीजिए। ए क्यूब ऑफ साइड लेंथ L is placed as shown in diagram। इस डायग्राम में एक क्यूब दिया हुआ है जिसकी साइड लेंथ L है। लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द इनफाइनाइट वायर इज लैम्डा कूलम पर मीटर। ये वायर इसमें से पास हो रहा है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है जिसकी चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा कूलम पर मीटर है। कैलकुलेट द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब। ठीक, हमें टोटल फ्लक्स बताना है जो इस क्यूब में से पास हो रहा है एसोसिएटेड विद द क्यूब। ये आपकी प्रॉब्लम है। ये बोर्ड लेवल की, यूपीटीयू लेवल की, नीट लेवल की एक बहुत सीधी सरल प्रॉब्लम है। ठीक है, कंसेप्ट क्या लगेगा? आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करके ये पूछ रहे हैं, सर आपको कैसे पता चल जाता है कि न्यूमेरिकल्स में कौन सा कंसेप्ट लगाना है? बच्चों, इसका आंसर बड़ा आसान है। इसका आंसर है बाय प्रैक्टिस और बाय लर्निंग आवर कंसेप्ट्स। हम दोनों को आपस में कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है ना, न्यूमेरिकल और थ्योरी को आपस में कनेक्ट कर पाते हैं प्रैक्टिस के थ्रू। ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप खुद इस चीज को एनालाइज कीजिए। एक क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, और फ्लक्स पूछा गया है। क्यूब एंड फ्लक्स, तो क्या इसमें लॉज ऑफ मोशन लग जाएगा? क्या इसमें मोशन की इक्वेशन लग जाएगी? दूर दूर तक भी कनेक्शन नहीं आ रहा ना मोशन से, बस इसी से पता चलता है। फ्लक्स से रिलेटेड पार्ट है, तुरंत अपने दिमाग को फ्लक्स में ले जाइए, फ्लक्स की बेसिक थ्योरी पर जाइए। व्हाट इज फ्लक्स? लाइन पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू द एरिया। ठीक है ना, लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू द एरिया। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस निकलनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन को पढ़ते ही क्या आपको ये क्लियर नहीं हो गया कि फ्लक्स के दो ही कंसेप्ट आपने पढ़ रखे हैं? एक आपने पढ़ रखा है फाई इज इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा इंटीग्रेशन, ये एक आपने ये कंसेप्ट पढ़ रखा है, और एक आपने सीधे सीधे गॉस थ्योरम पढ़ रखी है जिसे आप गॉस लॉ कहते हैं, और वो आपने पढ़ रखा है फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन लिखना चाहिए, इन मतलब जो इनसाइड द क्लोज सरफेस है उसे हमने क्यू इन लिखा है। टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस थ्योरम है। ठीक, ये दो कंसेप्ट हमारे पास हैं। कहां से आए? थ्योरी से आए, थ्योरी पढ़ने से आए। तो थ्योरी का काम खत्म हो गया। अब इसके और न्यूमेरिकल के बीच खड़ी हुई है प्रैक्टिस। ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आप इन दोनों में से बहुत जल्दी चूज कर लेंगे कौन सा लगेगा, वरना पहले आप हो सकता है आप गलत वाला चूज करें, फिर आपको पता चलेगा इससे तो हो ही नहीं रहा है, फिर आप दूसरा वाला करेंगे। तो ये एक करने वाली प्रॉब्लम है। जब तक आप बार बार अभ्यास नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक नहीं बनेगी बात। ठीक, चलिए, तो इन दोनों कंसेप्ट से क्लियर हो गया, बिकॉज ये क्लोज्ड सरफेस है और ये थ्योरम भी क्लोज्ड सरफेस के लिए थी। ठीक है ना, क्लोज बॉडी के लिए थी, तो ये वाला कंसेप्ट लगेगा। मैंने चूज कर लिया, हमने चूज कर लिया। ठीक है, अब किस तरीके से क्वेश्चन करना है आइए सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें निकालना है इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज हो गया बाय द वायर। ठीक है ना, तो बड़ा आसान है। इसके लिए भी आपको एक कंसेप्ट सिखाया गया था, चार्ज इनसाइड द क्यूब इज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू लेंथ ऑफ द वायर इनसाइड द क्यूब। ठीक है ना, इसको मैं लिख देता हूं डी। ये जो क्यूब के अंदर की लेंथ है ये कितनी है? लेट डी। तो ये एक्चुअल में डायगोनल है, बॉडी डायगोनल। ठीक, इसका आंसर कैसे निकलेगा बच्चों? ये लेंथ कितनी है? L, और नीचे जो डायगोनल यहां बनेगा ये भी कितना होगा? √2L, पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये 90 डिग्री है और ये हमें निकालना है, तो एक्चुअल में ये पाइथागोरस थ्योरम बन गई। नीचे √2L आ रहा है, यहाँ L आ रहा है, और ये D हमें पता करना है, तो इसमें लगा दीजिए √L² प्लस √2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा L² प्लस 2L² इक्वल टू √3L। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ D, जो यहाँ आ जाएगी। तो लैम्डा आपको गिवन है कूलम पर मीटर, इंटू डी की वैल्यू आ गई √3L, तो ये टोटल चार्ज बन गया √3 लैम्डा इंटू L कूलम। ठीक है, ये टोटल चार्ज इनसाइड द क्यूब आ गया। अब
थ्योरम आपके सामने लिखी हुई है, कंसेप्ट आपके सामने बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, आपको आता है तो लगा दीजिए कंसेप्ट। फाइनल फ्लक्स जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्यूब इज इक्वल्स टू क्यू इन की वैल्यू आ चुकी है √3 लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। दिस इज द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये बिल्कुल आसानी से आपने इसको कर लिया। ये बोर्ड लेवल की, सीबीएसई बोर्ड की बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। आप इसको नोट करिए, ठीक। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। स्टूडेंट्स, क्यूब की बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक प्रॉब्लम हमने की। हमने वायर को अक्रॉस द क्यूब निकाल कर क्वेश्चन किया, ठीक है ना। हम वन फेस पर फ्लक्स भी निकाल चुके हैं, ठीक है ना। द फ्लक्स पासिंग थ्रू द वन फेस ऑफ द क्यूब, ये हम सॉल्व कर चुके हैं। एक अगली प्रॉब्लम हम ले रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस का एक बंच है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको जो क्यूब पर बेस्ड हैं, ठीक है। हम उन्हें भी कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ये कहती है क्यूब के सेंटर पर यहाँ पर एक चार्ज रखा है और आपसे टोटल फ्लक्स पूछा जाएगा। आप गॉस थ्योरम अप्लाई करके क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकाल देते हैं। ये गॉस थ्योरम का बेसिक है। चलिए इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके सोचते हैं, देखते हैं किस तरीके से और क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछा जा सकता है। मान लीजिए ये क्यूब है, ठीक है, ये, और आपसे पूछा जाएगा इस क्यूब के सेंटर पर नहीं रखा है इस बार चार्ज। देखिए हमने गॉस थ्योरम में पढ़ा था, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि पोजीशन क्या है इनसाइड द क्यूब या सरफेस। अगर थोड़ा सा लेफ्ट या थोड़ा सा राइट रखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने चार्ज को एक ऐसी पोजीशन में रख दिया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारा चार्ज है, इसे आप चार्ज समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए, और इसे आप क्लोज सरफेस मान लीजिए। तो अगर चार्ज इसके अंदर क्लोज है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सेंटर में है, ये थोड़ा सा नीचे है, ये थोड़ा सा ऊपर है, अगर क्लोज है तो चलेगा। लेकिन अगर आपने चार्ज को सरफेस में इस तरीके से इनबिल्ट किया है, ऐसे कि उसका कुछ हिस्सा अंदर है कुछ हिस्सा बाहर है, ठीक है, तो आपको केवल ये वाला पोर्शन ही कंसीडर करना पड़ेगा, ये आपको समझना है। या एक दूसरा मेथड है, आपने इसे क्लोज किया, इधर का हिस्सा खुला रह गया, तो आप इसे इधर से भी क्लोज कीजिए, मतलब इधर से भी क्लोज और इधर से भी क्लोज, और वो आप करते हैं सिमेट्री से, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाकर आप इसे क्लोज कर देंगे, ठीक है। आइए उस क्वेश्चन को देखते हैं। मान लीजिए ये क्यूब है और चार्ज को यहां आपने फेस में लगा दिया है, ऐसे फेस में। अब साइड फेस में जब आप इसको लगाएंगे तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये साइड फेस है, आधा चार्ज इस तरफ निकला हुआ है, आधा चार्ज इस तरफ निकला हुआ है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके की कंडीशन है जो मैं आपको ये समझा रहा था। आधा इसके अंदर है फेस के और आधा सरफेस के बाहर है। तो आप क्या करेंगे, आप एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे, आप एक सिमेट्रिकल क्यूब बनाएंगे, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, इसको एक क्यूब और बना लेंगे ऐसे, ठीक है ना, उसके अंदर क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो अब ये दो क्यूब हो गए और ये उनका सेंटर हो गया, ठीक है ना। दो क्यूब मिलाकर आपने रख दिया और ये उनका सेंटर हो गया। अब टोटल फ्लक्स कितना होगा, अब टोटल फ्लक्स होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम, ठीक है। लेकिन आपसे तो केवल एक क्यूब से पूछा गया है, वन क्यूब से कितना पास हो रहा है, तो वो हो जाएगा क्यू डैश इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। दिस इज इट। क्वेश्चन को और थोड़ा सा एक लेवल आगे ले जाते हैं, क्वेश्चन में और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी प्रोड्यूस करते हैं। मान लीजिए ये एक क्यूब है, ठीक है ना, और इस बार वो आपसे कहे कि हमने चार्ज को सेंटर पर भी नहीं रखा और फेस पे भी नहीं रखा, इस बार हमने रख दिया यहाँ एज सेंटर इस जगह पर, ठीक है। तो अब किस तरीके से क्वेश्चन होगा, ठीक है, समझते हैं। एक्चुअल में आपको क्या करना पड़ेगा, एक क्यूब तो इसके आगे लगाना पड़ेगा इन फ्रंट ऑफ दिस, एक उसके साइड में लगाना पड़ेगा, ठीक, और एक इसके साइड में लगाना पड़ेगा। मतलब अगर आप यहाँ एक क्यूब लगा भी देते हैं तो इसका आधा हिस्सा तो इन दोनों क्यूब में बंद हो गया, लेकिन आधा हिस्सा अभी भी इस साइड रह जाएगा, तो इधर से भी दो क्यूब चाहिए। तो टोटल कितने क्यूब चाहिए, 4। इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, आप एक क्यूब बनाइए, आप इसी क्यूब के हिस्से करके समझा देता हूँ मैं आपको। इस क्यूब को आप ऐसे समझिए कि ये ऐसे है, ठीक है, ऐसे। तो ये टोटल 4 क्यूब है, 1 2 और इन दोनों के पीछे एक एक और
और ये वाला चार्ज एक्चुअल में यहाँ सेंटर पर इस जगह पर आ गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसे एक स्ट्रक्चर समझ सकते हैं, 4 क्यूब से मिलकर ऐसे ऐसे 4 क्यूब बनाकर ये सेंटर पर आ जाएगा, तो उसे हम एज सेंटर कहते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। तो इसके लिए हो जाएगा टोटल फ्लक्स इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होगा, ठीक है। अब क्योंकि ये जो टोटल फ्लक्स है ये 4 क्यूब से होकर जा रहा है, 4 क्यूब से, हमसे 1 क्यूब का पूछा गया है, तो क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। तो हर जगह ए फॉर एप्पल भी नहीं होगा, हमने इसके एक फेज के लिए हमने किया था क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू सिमेट्री। देखिए हर जगह आप डिवाइडेड बाय 6 भी नहीं कर सकते, वो आपने सिमेट्री की वजह से किया था। अगर वो इसमें 1 फेज पूछने लगे तो आप डिवाइडेड बाय 6 नहीं करेंगे, ठीक है ना। सिमेट्रिकल को ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपने 12th लेवल पर। ऐसे ही यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ एज पर लगा दिया तो डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, बिकॉज ऐसे ऐसे 4 क्यूब की जरूरत पड़ी। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये फिर से एक क्यूब ले लिया है आपने, ठीक है, और इस क्यूब को ऐसे इस क्यूब के कॉर्नर पर यहाँ चार्ज रख दिया है। कॉर्नर का मतलब उसका कुछ हिस्सा अंदर है और बाकी हिस्सा बाहर है कॉर्नर में। तो अब इसको बंद करने के लिए आपको कितने क्यूब की जरूरत पड़ेगी, एक क्यूब इसके बराबर में लगेगा, 2 हो गए टोटल, इन 2 के पीछे 2 लगेंगे यहाँ, लेकिन उसके बावजूद भी आधा चार्ज ऊपर रह जाएगा। उनको करने के लिए 1 2 3 4 इनके ऊपर भी एक एक लगेगा, तो नीचे 4 और ऊपर 4 और ये सेंटर में आ जाएगा। तो टोटल कितने 8 क्यूब यूज होंगे। तो टोटल फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट आपको एक क्यूब का आंसर देना है, एक क्यूब का। तो थ्रू दिस क्यूब जो हमें निकालना है वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। जब हम केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं तो हम इसको कहते हैं बॉडी सेंटर्ड, यानी आपका चार्ज पूरे का पूरा 1 यूनिट प्रोवाइड कर रहा है इस पूरे के पूरे क्यूब को, इसे कहते हैं फेस सेंटर्ड, ठीक है ना। ये हाफ यूनिट प्रोवाइड करता है। तो आप इसको ना करके अगर केमिस्ट्री से जाकर इसे सॉल्व करेंगे तो डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, बिकॉज आधा चार्ज ही यहाँ वर्क कर रहा है। इसको आप एज सेंटर कहते हैं और उसको आप कॉर्नर कहते हैं। एज सेंटर 1/4 यूनिट प्रोवाइड करता है और एज सेंटर 1/8। तो आप क्यूब के किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, यू कैन इजीली प्ले विद क्यूब्स इन गॉस थ्योरम, ठीक है। तो इस तरीके से आप कीजिए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट एक और क्वेश्चन करते हैं। ये बोर्ड के सबसे अच्छे क्वेश्चंस में से एक है। सीबीएसई, आईएससी, यूपी बोर्ड सभी जगह आ चुका है, इवन कंपटीशन एग्जाम्स में बहुत बार आ चुका है। और मैं इस क्वेश्चन में खासियत और बता दूं, आज मैंने यहाँ सिलेंडर बनाया हुआ है, वो आपको क्यूब दे सकता है, सिलेंडर दे सकता है, कोई और सरफेस दे सकता है, क्यूबॉइड दे सकता है, ठीक है ना। कोई भी क्लोज स्ट्रक्चर वो आपको दे सकता है। तो इस क्वेश्चन में वैरायटी बहुत ज़्यादा है, आइए सीखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 20 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर आई कैप। आई कैप डिनोट करता है एक्स एक्सिस को। इसका मतलब हमें एक इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल गई कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे और ऐसे एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है अलोंग दी एक्स एक्सिस, ठीक है। और वो यूनिफॉर्म नहीं है, उसकी वैल्यू एक्स यानी कि डिस्टेंस के साथ साथ चेंज हो रही है। ऑन द एक्स एक्सिस वो वैल्यू चेंज हो रही है, ये भी हमें पता चल गया। आगे वो कह रहा है सिलेंडर का जो रेडियस है वो r है, लेंथ l है, रेडियस r, लेंथ l, ठीक है। और वो जैसा कि आपने डायग्राम में बना रखा है, इज प्लेस्ड एज शोन, जैसा दिखाया गया है ऐसा बनाया हुआ है। कैलकुलेट द फ्लक्स इज पासिंग थ्रू द सिलेंडर। आपको इस सिलेंडर से पास होने वाला टोटल फ्लक्स निकालना है। गॉस थ्योरम लगा लें, क्लोज सरफेस है, सर ने कहा था क्लोज सरफेस है तो गॉस थ्योरम लगा लो। सर ने ये भी कहा था कि हर जगह ए फॉर एप्पल नहीं होता, ठीक है, हर जगह गॉस थ्योरम ही नहीं लगेगी। आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, इसके अंदर कोई चार्ज क्लोज नहीं है, एक्चुअल में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर ये वायर होता इसके अंदर से होकर जा रहा होता तो आप लगा देते, ठीक है ना, उसके अंदर कितना चार्ज है अगर वायर की चार्ज डेंसिटी दे रखी होती। बट इसके अंदर से तो कोई वायर थोड़ी जा रहा है, ये तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। यानी आपने सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखकर क्वेश्चन पूछा है, तो आप लगाएंगे EDS cos थीटा। ऐसे चूज करते हैं कि हमें क्या लगाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका आंसर, इसका सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले आ जाते हैं
देखिए हम पूरे क्वेश्चन को सिलेंडर को 3 हिस्सों में बांट रहे हैं, एक इसका कर्व सर्कुलर पार्ट, एक इसका कर्व पार्ट, ठीक है ना, और एक इसका इधर वाला सर्कुलर पार्ट। तो मैं इसको फेस 1 लिखता हूँ, ठीक है, इसको फेस 2 लिखता हूँ और इसको फेस 3 लिखता हूँ। 3 वो फेस है, जैसे ये मार्कर है इसके चारों तरफ का जो कर्व पार्ट है, ये जो हम ये ऐसे करके देखते हैं, ठीक है, कर्व, ये सर्कुलर इधर वाला पार्ट और ये सर्कुलर इधर वाला पार्ट। तो एक को हमने 1 कह दिया, एक को 2 कह दिया, और इस चारों तरफ के सरफेस को हमने 3 एरिया कह दिया, 3 पार्ट कह दिया। अब सबसे पहले हम यहाँ एक एरिया वेक्टर बनाएंगे। मैंने आपको सिखाया था एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये डीएस हो गया। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस, तो ये कितने डिग्री हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया। इसका मतलब फ्लक्स थ्रू द पार्ट थर्ड, थ्रू द एरिया 3, जिसे आप सरफेस एरिया कह रहे हैं, विल बी 0, ई डी एस कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और इस तरीके से पहला पार्ट सॉल्व हो गया। तो सबसे पहले आपको आंसर में ये लिखना है, थर्ड पार्ट का, ठीक है ना, जो फ्लक्स है, कर्व्ड पार्ट का जो फ्लक्स है वो 0 है, उसमें से कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा है। अब आते हैं लेफ्ट और राइट फेस की बात करते हैं। फ्लक्स ऑफ फर्स्ट पार्ट, फॉर्मूला लगाएंगे, ई डी एस कॉस थीटा, एक एक करके इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ई की वैल्यू वो दे रखी है 20 एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू डालनी है, डायरेक्शन नहीं, दिस इज फॉर डायरेक्शन, इसको वैल्यू में पुट नहीं करना है। एक्स स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू ई की हो गई। डीएस, डीएस मतलब होता है एरिया, ठीक है, तो एरिया कितना है जिसमें से ये एंटर कर रहा है इस तरफ से, ये एरिया निकाल लीजिए, पाई आर स्क्वायर सर्कुलर एरिया इनटू कॉस। अब यहाँ एक 500 रुपए की बात है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 500 रुपए वाली बात, ठीक, क्या है वो 500 रुपए वाली बात? वो बात ये है कि सर थीटा क्या होता है? थीटा होता है डीएस वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल। यहाँ ई वेक्टर तो इधर एक्ट कर रहा है, जबकि डीएस वेक्टर इधर एक्ट कर रहा है। मैंने आपको सिखाया था लेक्चर में कि डीएस वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस बट ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ ओपन साइड, ठीक है ना, जिधर से साइड ओपन होगी। अगर ये क्लोज है तो ये ओपन साइड एक्ट करेगा, ऐसे ही समझाया था मैंने आपको लेक्चर के अंदर। इधर क्लोज है तो इधर नहीं लेंगे, तो डीएस इस तरफ आएगा। तो डीएस और ई के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री, तो यहाँ 180 आ जाएगा, ठीक। ये मैंने रेड कलर से इसलिए कर दिया, आप अलग से देख सकेंगे, बहुत खतरनाक पॉइंट है, अक्सर इसमें गलती हो जाती है, ठीक। अब आप क्या करें, 20 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एज इट इज रहेगा, cos 180 -1 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है ना, ये माइनस आ गया। अब आपको यहाँ एक बात समझिए, व्हाट इज एक्स? ये बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन है कि सर आप एक्स की जगह कुछ भी रख देते हैं, कभी आप एल डाल देंगे, कभी आप 2l डाल देंगे, कभी आप l/2 डाल देंगे। आप समझिए इसमें x क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस x इज द डिस्टेंस ऑन द x एक्सिस, आई रिपीट, डिस्टेंस ऑन द x एक्सिस, ठीक है। किस चीज की डिस्टेंस? उस एरिया की डिस्टेंस जिस पर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये एरिया, फर्स्ट एरिया जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहां पर, उसकी डिस्टेंस x एक्सिस पर ओरिजिन से कितनी है, दैट इज l। तो यहाँ x की जगह क्या आएगा, l। ये है वो पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, ये l स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। तो ये कंप्लीट फर्स्ट इक्वेशन बनकर तैयार होगी, आपका फर्स्ट फ्लक्स ये आ गया लेफ्ट फेस का। जब आप राइट फेस पर जाएंगे यहाँ, तो आपका एरिया वेक्टर भी इधर ही आएगा और ई तो इधर काम कर ही रहा है, तो ये cos 0 होगा, ठीक है ना। तो अगला पार्ट हम यहाँ बना लेते हैं, अगला पार्ट हम यहां बना लेते हैं। ये देखिए फाई 2, इस वाले एरिया का फ्लक्स ई डी एस कॉस 0, ई की वैल्यू 20 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर इंटू डी एस की वैल्यू, डी एस इज द एरिया अगेन, पाई आर स्क्वायर, और cos 0 1 होता है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 1 की वैल्यू 1 होगी। ये 5/2 आ गया। अब यहां फिर से वही प्रॉब्लम है, इस बार आंसर आप देंगे। अब आपको चूज करना है, यहां मैं एक्स स्क्वायर कितना है बताओ, l डाल दूं, l/2 डाल दूं, 2l डाल दूं, l स्क्वायर डाल दूं, क्या करना है सोचिए आप। 1 सेकंड के लिए मैं आपको टाइम देता हूं, 10 सेकंड है आपके पास, आप सोच कर देखिए यहां क्या वैल्यू डाली जाएगी, ठीक है। चलिए तब तक मैं इसे लिख देता हूं, 20 एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर एंड व्हाट विल बी हियर। फिर से वहीं आइए, कॉन्सेप्ट को दोहराइए, x
is the distance on the x-axis of the surface at which we are calculating the flux। तो ये वाली पर हम फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, यहां से डिस्टेंस L प्लस L 2L हो जाएगी, 2L का होल स्क्वायर। दिस इज द कंसेप्ट, ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज द फंडा। तो ये हो जाएगा phi 2 इज इक्वल्स टू 20 एप्सिलॉन नॉट, 2L का हो जाएगा 4L स्क्वायर पाई R स्क्वायर। अभी कंप्लीट फ्लक्स नहीं आया, अभी हमने क्या किया है, लेफ्ट फेस और राइट फेस का फ्लक्स निकाला है और कर्व का सरफेस का जीरो आ गया है। ठीक, ये आपने देख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम टोटल फ्लक्स निकालेंगे। देखिए बच्चों, टोटल फ्लक्स कैसे निकलेगा, phi इज इक्वल्स टू phi 1 इधर वाले फेस का फ्लक्स प्लस phi 2 उधर वाले फेस का फ्लक्स प्लस कर्व सरफेस का फ्लक्स। ठीक है, phi 1 कितना आया था, -20 एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर पाई R स्क्वायर प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 80 एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर पाई R स्क्वायर और प्लस phi 3 हो जाएगा 0। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, तो टोटल 80 में से 20 माइनस हो जाएंगे, 60 एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर पाई R स्क्वायर। आप इसे एरिया भी लिख सकते हैं, ये आ गया टोटल फ्लक्स। यूनिट लिखना बिल्कुल ना भूलें, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं आपको इसकी वैरायटी बताता हूं। मैंने आपको बताया इसकी जगह क्यूब दे सकता है, सिलेंडर दे सकता है, और कोई स्ट्रक्चर भी बना सकता है, क्यूबॉइड बना सकता है। इस x की जगह x की पावर स्क्वायर दे सकता है, √1/2 या √2 दे सकता है, 1/3 2/3, बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बनाए जा सकते हैं। तो ये अपने आप में कंप्लीट पैकेज है। और याद रखना, अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन और समझाता हूं, अगर इस क्वेश्चन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट कर दिया जाए E, ठीक, यानी वेरिएबल ना हो, डिस्टेंस के साथ चेंज ना हो, तो इसका फ्लक्स जितना एंटर करेगा इसका फ्लक्स उतना एग्जिट कर जाएगा, क्योंकि वहां x की वैल्यू वेरिएबल में नहीं होगी, ये वाली वैल्यू वेरिएबल में नहीं होगी। तो जितना माइनस उतना प्लस, और सरफेस वाला जीरो था ही, तो जितना प्लस उतना माइनस, नेट कितना आएगा उस केस में 0। किस केस में आएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता। इस क्वेश्चन में चालाकी ये की गई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड x के साथ चेंज हो रहा है। दिस वाज द सॉल्व्ड एग्जांपल ऑफ NCERT। ठीक है ना, उसमें उन्होंने सिलेंडर की जगह क्यूब का यूज किया था। आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर और कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में डिफरेंस हमें समझना है। ठीक है ना, जब तक हमें वो डिफरेंस नहीं समझ में आएगा तब तक हमें टॉपिक क्लियर नहीं होगा। ठीक है, ये सेंटर है, काफी गोल बन गया है, बिल्कुल गोले जैसा। ठीक है, तो ये सेंटर C हो गया है, ये इसकी रेडियस R हो गई है, और ये नॉन कंडक्टिंग है। अगर ये नॉन कंडक्टिंग है, अगर ये कंडक्टिंग होता, ठीक है, तो मैं इसको एक पॉइंट पर चार्ज दे देता +Q, और वो अपने आप ही पूरे पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। ठीक, हमने यहाँ लिखा है यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। पहली बात तो ये सॉलिड है, ठीक है ना, चार्ज हमने सरफेस पर नहीं देना, पूरे स्फीयर में भरना है। ठीक है ना, और हमें भरना पड़ेगा, मतलब वो चार्ज अपने आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। कंडक्टिंग होता तो चाहे आप अंदर दीजिए या बाहर, सारा चार्ज सरफेस पर ही पहुंच जाता है। यही डिफरेंस है कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चलिए आप इसको बनाइए मेरे साथ साथ। ठीक है, आपको क्लास वाली ज्यादा से ज्यादा फीलिंग आएगी। ये ठीक है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सभी जगह बराबर चार्ज आपने इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसकी रेडियस R है, तो आपको यहाँ एक क्वांटिटी डिफाइन करनी पड़ेगी, दैट इज रो, या आप कहिए करनी पड़ सकती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। रो दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यहाँ ना लिख के यहाँ लिख देते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या मतलब होता है इसका, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। कितना चार्ज आपने दिया है Q, टोटल वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई R क्यूब, दिस इज इट, कूलम पर मीटर क्यूब। ये क्वांटिटी आपका काम थोड़ा आसान कर देती है कैलकुलेशंस और न्यूमेरिकल्स के अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। कई बार आंसर या एक्सप्रेशन इसके टर्म्स में भी आता है। चलिए अब बात करेंगे, इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम पहले की तरह 3 पॉइंट लेंगे। एक पॉइंट यहाँ लेंगे, दैट इज P, दैट इज आउटसाइड पॉइंट, और इसकी डिस्टेंस कितनी है यहाँ से, सेंटर से इसकी डिस्टेंस है R, और इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ बना लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट एट P, जो कि कैसा पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट है,
और जहां आर की वैल्यू ग्रेटर देन आर है, ठीक है। स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है, मतलब पॉइंट आउटसाइड लाई कर रहा है। इस पर हमें इंटेंसिटी चाहिए, क्या करेंगे, यहाँ एक गॉसियन सरफेस बना लेंगे, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, सर्किल नहीं है स्फेरिकल है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को धोखा हो जाता है, वो इसको सर्किल समझते हैं। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ये ठीक। अब क्या करेंगे, अब आप लगाएंगे इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, टोटल क्यू, इस पूरे क्यू के अंदर क्यू चार्ज आपने दिया है, तो ये सारा का सारा इस सरफेस के अंदर आ गया है। तो आप गॉस थ्योरम लगा दीजिए। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस गॉसियन सरफेस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स की जगह आप ई डी एस डाल दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, ठीक है ना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, मतलब इस पूरे का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। बेटा ये ध्यान देना, ये आर स्मॉल वाला लिया है ना कि बड़ा वाला, क्यों, क्योंकि हम इस सरफेस का सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, इस स्फीयर का सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, अंदर वाले का नहीं, बाहर वाले का। तो इज इक्वल्स टू, अच्छा सर बाहर वाले का क्यों निकाल रहे हैं, हमारा स्फीयर तो ये है, बाहर वाले का इसलिए निकाल रहे हैं बिकॉज ये फ्लक्स भी किसके लिए है, बाहर वाले के लिए, यानी गॉसियन सरफेस के लिए। इज दैट क्लियर। अब Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका फॉर्मूला बड़ा जाना पहचाना सा आता है, एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है। क्या आपको ऐसा फील नहीं हो रहा कि जैसे अगर मैं सारा का सारा Q चार्ज यहाँ सेंटर पे रखूं और r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर फॉर्मूला लिखूं, वो भी तो यही होता है। इसका क्या मतलब हुआ, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में भी ऐसा ही हुआ था। टोटल चार्ज Q ऐसे बिहेव कर रहा है मानो के जैसे, ये बच्चों को बड़ा पसंद आती है लाइन, ऐसा लगता है जैसे हम कोई शेर सुना रहे हैं, ठीक है। मानो कि जैसे सारा का सारा चार्ज सेंटर पे रखा है, यानी अगर आप सारे चार्ज को सेंटर पे रख के भी फॉर्मूला लिखेंगे तो भी यही आएगा। तो फिर सर इतनी सारी ड्रामेबाजी करने की जरूरत क्या थी, बेटे ये हमें सॉल्व करने के बाद पता चलता है कि ऐसा हुआ, इनिशियली हमें नहीं पता था। इनिशियली तो हमें ये लग रहा था कि कुछ एक्सप्रेशन अलग आएगा। तो पॉइंट चार्ज वाली ही कंडीशन है, और इत्तेफाक से ये यही कंडीशन किसमें थी, कंडक्टिंग स्फीयर में भी थी, सॉलिड ऑब्लिक हॉलो, कैसा भी, ठीक है। चलिए अब इसकी दूसरी कंडीशन मैं आपको दिखा देता हूं। यही सेकेंड पॉइंट, मैं यहां एक पॉइंट ले रहा हूं Q, एट दी सरफेस, ये पॉइंट सरफेस पर लाई कर रहा है। सरफेस के लिए स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर हो जाएंगे, कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। इस फॉर्मूले में ही आर की वैल्यू आर के इक्वल डाल दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर की जगह कैपिटल आर स्क्वायर। अब यहाँ एक अमेंडमेंट है जो आपको समझना है, फाइनल आंसर ये आ गया है, यानी सरफेस पर पहुंचने पर भी ऐसे ही बिहेव कर रहा है चार्ज मानो के जैसे सेंटर पर ही है, ठीक है ना, इट बिहेव्स लाइक दैट। अब अगर मैं इस E को 1/4 पाई/3 अपनी तरफ से ऐसे कर दूं और 3 से यहां मल्टीप्लाई कर दूं एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और आर स्क्वायर की जगह यहाँ आर क्यूब कर दूं और एक आर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब मैंने एक आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, एक 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। ऐसा करने से मुझे क्या बेनिफिट हुआ, क्यू आर अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम बन गया, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ठीक है ना, इंटू 3 एप्सिलॉन नॉट यहाँ बचेगा, ठीक है, और Q अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ गई, यानी कि रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अक्सर जो कंपटीशन के क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, ठीक है ना, वो Q के टर्म्स में ना होकर रो, सिग्मा और लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में ही आते हैं, IIT में तो खासकर। तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। यहां हम एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, ठीक है ना, पी क्यू, इसका नाम आर नहीं रख सकते, आर हमने रेडियस ले रखी है, इसका नाम पी डैश रख लेते हैं, ठीक है, इसका नाम बबलू रख लेते हैं, पी डैश, ठीक है, प्यार से हम इसे बबलू कहेंगे। खैर, ये आपने इनसाइड पॉइंट ले लिया है और डिस्टेंस कितनी हो गई है आर, और आप इसके अंदर ये क्या बना लेते हैं, गॉसियन सरफेस, ये अंदर वाली गॉसियन सरफेस काम करेगी। और इस बार आप ये नहीं कह सकते कि इनसाइड द गॉसियन सरफेस चार्ज 0 है,
इन द केस ऑफ कंडक्टर बिकॉज सारा चार्ज बाहर लाई कर रहा था तो अंदर चार्ज कितना हो गया था, 0। ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए सर, सबसे पहले आप ये मानिए अगर टोटल चार्ज Q है तो इसके अंदर के चार्ज को आप कंसीडर कर लीजिए Q डैश। वो वैल्यू कैसे निकालेंगे वो हम सीख लेंगे। चलिए मैं यहाँ आपको वैल्यू निकालना सिखाऊंगा Q डैश की, ठीक है, और यहाँ मैं आपको डेरिवेशन कराता हूँ। तो थर्ड पार्ट शुरू होता है, ठीक है, फॉर P डैश, और ये पॉइंट कैसा है, इनसाइड, और इनसाइड पॉइंट की कंडीशन क्या होती है, R लेस देन R। ये हम बात करेंगे। थोड़ी देर के लिए आप बाकी सब भूल जाइए, सिर्फ अंदर वाली सरफेस को देखिए। टोटल फ्लक्स फॉर दिस सरफेस, जैसे दिस स्फीयर इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कौन सी थ्योरम, गॉस थ्योरम। फाई की जगह इंटीग्रेशन E डॉट ds, इस पूरे का सरफेस एरिया लेना है, इज इक्वल्स टू Q डैश, ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट थ्योरम में था, ये Q डैश हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर के चार्ज को हमने क्या बोला है, Q डैश। यहाँ भी आप Q डैश लगा सकते हैं। तो E इक्वल टू ये एरिया हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर इक्वल टू Q डैश। ठीक, अब आप क्या करेंगे, E इक्वल टू 1 अपॉन Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो तीसरा पार्ट शुरू करते हैं, फॉर P डैश स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने कंडक्टिंग स्फीयर में देखा था, अंदर वाले पॉइंट पर जब हम पहुंचे थे इनसाइड पॉइंट, तो इंटेंसिटी 0 हो गई थी बिकॉज अंदर कोई चार्ज लाई नहीं कर रहा था। दूर से देखा तो कहानी कुछ और थी, पास जाकर देखा तो कहानी कुछ और थी। ठीक है, मैंने आपको उसमें कहानी भी सुनाई थी, दूर से देखा तो चार्ज सेंटर पर था, पास जाकर देखा, अंदर जाकर देखा तो चार्ज सेंटर पर नहीं था। ठीक है, तो वो कहानी अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही अलग होने वाला है। देखिए यहाँ हमने क्या किया है कि इनसाइड पॉइंट ले लिया है P डैश, ठीक है ना, उसकी डिस्टेंस R है और उसके अंदर की गॉसियन सरफेस ये है, ये अंदर वाली गॉसियन सरफेस है। टोटल चार्ज आपने कितना दे रखा है स्फीयर को, Q, अंदर हमने मान लिया Q डैश। ठीक है, अब इसकी वजह से हम इंटेंसिटी निकालेंगे और इस Q डैश को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको यहाँ सिखाऊंगा, और इसके अंदर का फ्लक्स कैसे निकालेंगे वो हम थर्ड पॉइंट में देखेंगे। 2 पॉइंट हम पहले कवर कर चुके हैं। थर्ड पॉइंट में कंडीशन क्या है, एट P डैश हमें फ्लक्स निकालना है एट P डैश, और ये वैल्यू हो जाएगी R लेस देन R। ठीक है, और इस पॉइंट को हम कहेंगे इनसाइड पॉइंट। ठीक, चाहे इनसाइड पॉइंट बोले, चाहे P डैश बोले, चाहे R लेस देन R बोले, तीनों के लिए यही कंडीशन होगी। इससे पास होने वाला फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये हमने गॉस थ्योरम से ले लिया। इसके अंदर का चार्ज Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई की जगह हमने कर दिया E इंटीग्रेशन ऑफ ds, ds is the surface area of this is equals to Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अंदर वाले का सरफेस एरिया निकाल लेंगे, पाई R स्क्वायर 4 पाई R स्क्वायर Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डैश अपॉन R स्क्वायर। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि ये वही एक्सप्रेशन आ गया है जो हमने आउटसाइड का निकाला था। नहीं, यहाँ Q डैश है, वहाँ Q था, Q पूरा चार्ज था, Q डैश अंदर वाला चार्ज है। अब हम इस इक्वेशन को 1 लिखकर यहाँ Q डैश पुट करेंगे, और हम Q डैश कैसे पुट करेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आइए सीखिए। सर आप इसमें लगाएंगे चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। अगर कोई चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसकी चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट होगी, मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हर वॉल्यूम में बराबर आएगा। बड़े वाले स्फीयर का चार्ज अपॉन उसका वॉल्यूम इक्वल होगा छोटा वाले स्फीयर का चार्ज अपॉन उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो बराबर कर दीजिए, बड़े वाले स्फीयर का चार्ज कितना है Q अपॉन बड़े वाले का सरफेस एरिया वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई R क्यूब, छोटे वाले का चार्ज Q डैश 4/3 पाई R क्यूब। ऐसा करके आप Q डैश निकाल लेंगे, 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा और Q डैश इज इक्वल्स टू हो जाएगा Q R क्यूब अपॉन R क्यूब। अब इस वैल्यू को आप पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। जब आप इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, ठीक है ना, तो कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन आपके सामने आएगा, E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू डैश की जगह क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर। इस क्यूब से 3 पावर से 2 पावर कैंसिल हो जाएंगी और एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट हमारे सामने आ गया। वो रिजल्ट क्या है? दिस। पहली बार पूरे चैप्टर में पहली बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आया है। इसे मत देखना, ये कांस्टेंट है। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर विच इज अ कांस्टेंट, जबकि स्मॉल आर वेरिएबल है, ठीक है ना। तो ई आर के साथ वेरी कर रहा है, मतलब जैसे जैसे आप सेंटर से दूर हटना शुरू करेंगे इधर, वैसे वैसे इंटेंसिटी पहले इंक्रीज होगी। कब तक? सरफेस तक। उसके बाद जब आप बाहर निकल जाएंगे तो बाहर वाले पॉइंट के लिए कंडीशन ये आई थी, तो फिर वो डिक्रीज हो जाती है। अभी हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाते हैं नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए इंटेंसिटी का। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आउटसाइड सरफेस पर वैल्यू हो गई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और अंदर वैल्यू हो गई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन आर क्यूब इनसाइड। मैं हमेशा आपको सिखाया है ग्राफ कभी हवा में नहीं बनता, ग्राफ बनता है इक्वेशन से, रिलेशन से। यहाँ ई और आर का बीच रिलेशन है इनवर्सली स्क्वायर प्रोपोर्शनल। ये कांस्टेंट वैल्यू है सरफेस पर, यानी पूरी सरफेस पर यही इलेक्ट्रिक फील्ड रहने वाला है, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर को फॉलो करेगा। देखिए सीखिए, ये आपके सामने मैं ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ठीक है। अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, ग्राफ से आपको बहुत डर लगता है, ठीक है। ध्यान से समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम अंदर चलते हैं, सेंटर पर जाकर खड़े हो जाते हैं। स्फीयर के सेंटर पर सोचिए, एक्सप्रेशन के हिसाब से डिस्टेंस 0 है, आप सेंटर पर खड़े हैं तो आपकी इंटेंसिटी भी 0 होगी। एक्सप्रेशन इनसाइड के हिसाब से ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर रहेगा, यानी अगर आप सेंटर से थोड़ा सा इधर हट जाते हैं तो भी इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैनर में इंक्रीज हो जाएगी। थोड़ा सा और हट जाएंगे और थोड़ा इंक्रीज हो जाएगी, थोड़ा सा और हट जाएंगे थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाएगी। ये मीनिंग होता है ग्राफ का। जैसे जैसे मैं यहाँ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ये जैसे जैसे आप सेंटर पर हैं इंटेंसिटी 0, जैसे जैसे आप सेंटर से रेडियस पर पहुंचेंगे इंटेंसिटी विल इंक्रीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैनर, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर। और जब आप इससे बाहर निकल जाएंगे यहाँ तो इंटेंसिटी विल डिक्रीज अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। ये रिलेशन यहाँ लिखे होंगे, सरफेस पर मैक्सिमम होगी जो कि ये वैल्यू है। इसको मिटा दीजिए, ये आपकी हेल्प करने के लिए था, आपको समझाने के लिए था, ठीक है। फाइनली दिस विल बी द ग्राफ। ये ग्राफ बहुत बार पूछा जाता है। ये ग्राफ ग्रेविटेशन में अर्थ का इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड विद डिस्टेंस के लिए भी बनता है, बट वो ग्राफ बिलो द एक्सेस बनाया जाता है बिकॉज ग्रेविटेशनल फील्ड नेगेटिव होता है। तो ये पूरी कहानी आपके सामने मैंने दिखाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। जब आप NCERT में जाएंगे, ठीक है, तो उसमें आपको सॉल्ड एग्जाम्पल नंबर 1.13 सॉल्ड एग्जाम्पल मिलेगा, ठीक है ना। वो इस पर बेस्ड है, उसे आप करने की कोशिश कीजिएगा। अगले लेक्चर्स में मैं उसे डिफाइन करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।